Welcome to the Prep Up Academy students. We'll be doing chapter 10 from the book The First Flight. Okay, so we all know India is a diverse country. India में different तरीके के लोग रहते हैं जो different religion को follow करते हैं. उसी में से एक religion है Buddhism, which we'll talk about. बुद्धिज्म जो है वो वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट रिलीजन है एंड गौतमा बुद्धा ही इज द फाउंडर ऑफ दिस रिलीजन. तो हम गौतमा बुद्धा के बारे में पढ़ेंगे, उनकी लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, उनकी टीचिंग्स के बारे में पढ़ेंगे जो उन्होंने बनारस में दिए. सो दिस चैप्टर द सरमन एट बनारस. तो सरमन का मतलब होता है रिलीजियस टॉक, मतलब रिलीजियस बातें करना, मतलब उपदेश देना. तो उन्होंने वो उपदेश कहाँ दिए थे? बनारस में, जिसे हम वाराणसी भी बोलते हैं. तो दिस वाराणसी ये बहुत सी चीज़ों के लिए फेमस है. उसमें से एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि गौतम बुद्धा ने अपना सबसे पहला सरमन कहाँ दिया था? बनारस में. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नाउ. गौतम बुद्धा 563 BC टू 483 BC. BC होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब सोचो बुद्धिज्म कितना पुराना है, मतलब क्राइस्ट से भी 500 साल पुराना. तो गौतम बुद्धा बिगेन लाइफ एज अ प्रिंस नेम सिद्धार्थ गौतम. उनकी लाइफ कैसे शुरुआत हुई? ही वॉज अ राजकुमार जिनका नाम था सिद्धार्थ गौतम. और जब वो 12 साल के हुए वो स्कूलिंग के लिए चले गए और उन्होंने क्या पढ़ा? स्क्रिप्चर्स, सेक्रेड स्क्रिप्चर्स. स्क्रिप्चर्स क्या होता है? रिलीजियस बुक्स होती है. रिलीजियस बुक्स उन्होंने पढ़ी अपने बचपन में एंड 4 years लेटर, 4 साल बाद वो वापस आए और उन्होंने शादी कर ली. मतलब ही वॉज ऑफ 16 years when he got married and he had a son. उसके बाद सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था. वो एक बी फिटेड रॉयल्टी, मतलब एक रॉयल लाइफ जी उन्होंने 10 साल तक आफ्टर मैरिज. ठीक है. एट द एज ऑफ 25 से पहले एवरीथिंग वॉज ओके. heretofore shielded from the sufferings of the world. तो यहाँ पर क्या लिखा है? heretofore मतलब बिफोर दिस, इससे पहले. शील्डेड मतलब प्रोटेक्टेड, मतलब 25 साल से पहले वो प्रोटेक्टेड थे फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड. मतलब उन्हें दुख दर्द दुनिया में जो चल रहा है उसके बारे में कुछ नहीं पता था. वो एक हैप्पी लाइफ जी रहे थे, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था. तो जब वो 25 साल के हुए वो हंटिंग के लिए निकले एंड देन ही चांस्ड अपॉन अ सिक मैन. चांस्ड अपॉन मतलब मेट बाय चांस, मतलब कि जब वो हंटिंग के लिए निकले तो वो किससे मिले? इस पिक्चर में देखो, वो एक बीमार इंसान से मिलते हैं. चलते चलते फिर एक बूढ़े इंसान से मिलते हैं. फिर चलते चलते एक फ्यूनरल प्रोसेशन देखते हैं, मतलब किसी की चिता को जलते हुए देखते हैं. एंड फाइनली अ मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स. मॉन्क कौन होता है? सेंट, मतलब एक संत. एक संत को देखते हैं जो आर्म्स मांग रहा था, मतलब कि जो भिक्षा मांग रहा था. These sights so moved him that he at once went into the world to seek enlightenment. मतलब 25 साल से पहले उन्होंने कुछ भी नहीं देखा था, कोई पेन नहीं देखा था, कोई सफरिंग्स नहीं देखी थी. तो जब वो ये सब देखते हैं वो इतना ज़्यादा मूव्ड हो जाते हैं कि वो निकल पड़ते हैं किस चीज़ के लिए? टू सीक एनलाइटमेंट. अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एनलाइटमेंट होता क्या है. एनलाइटमेंट इज अ स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज. मतलब जब तुम्हें स्पिरिचुअल ज्ञान हो जाए, जब तुम्हें ये ज्ञान हो जाए, मतलब लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आना जब तुम्हें शांति मिल जाए, तुम्हें पीस मिल जाए, तुम्हें तुम्हारे अंदर कोई डिजायर्स न रह जाए. ठीक है. वो नॉलेज मिल जाए कि क्या सही है क्या गलत है, उस चीज का ज्ञान होना, दैट इज एनलाइटमेंट. तो वो इस चीज के लिए, एनलाइटमेंट के लिए निकल पड़ते हैं. He wandered for 7 years. Wandered मतलब होता है रोमिंग, मतलब घूमना. तो वो 7 साल तक घूमते रहते हैं, मतलब 25 साल के बाद वो 7 साल तक एनलाइटमेंट के लिए घूमते रहते हैं. और उसके बाद ही फाइनली सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री. और फिर वो इस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं. वेयर ही वाउड टू स्टे अंटिल एनलाइटमेंट केम. और वो यहाँ पर बैठे रहते हैं. वाव मतलब होता है कसम खाना, कि वो कसम खा लेते हैं कि जब तक मुझे एनलाइटमेंट नहीं मिलेगी तब तक मैं इस पीपल के पेड़ के नीचे एनलाइटमेंट को प्राप्त करने की कोशिश करता रहूंगा. एनलाइटेंड आफ्टर 7 days. तो आफ्टर 7 days उनको एनलाइटमेंट मिल जाती है. He renamed the tree the Bodhi tree. तो वो इस पीपल के पेड़ को क्या नाम देते हैं? द बोधि ट्री, जिसका मतलब होता है ट्री ऑफ विजडम. और विजडम का मतलब क्या होता है? नॉलेज ऑफ व्हाट इज राइट और रॉन्ग. मतलब कि ये जान लेना कि दुनिया में क्या सही है और क्या गलत है.
एंड देन ही बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स। तो जब उनको एनलाइटमेंट मिल जाती है तो वो क्या सोचते हैं कि मैं इसको लोगों को बताता हूँ, तो वो लोगों को टीच करने लग जाते हैं और शेयर करने लग जाते हैं जो उन्होंने समझा है। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नॉन एज बुद्धा। तो इससे पहले उनका क्या नाम था? सिद्धार्थ गौतमा। अब जब आफ्टर 7 days जब उनको एनलाइटमेंट मिल जाती है तो तब उनका नाम पड़ता है बुद्धा, गौतमा बुद्धा, जिसका मतलब होता है द अवेकंड। अवेकंड मतलब जो इंसान जग गया हो, द वेकअप कॉल जो होती है ना, कि मतलब अवेकंड जिसकी आत्मा जग गई हो। और एनलाइटेंड, एनलाइटेंड का मतलब मैंने अभी बताया था। द बुद्धा preached his first sermon at the city of बनारस। preach मतलब भी यही होता है कि मतलब बताना, रिलीजियस टीचिंग्स देना। his first sermon is religious talk, ठीक है। तो वो कहाँ देते हैं अपनी पहली रिलीजियस टीचिंग्स? बनारस में। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गैंग्स। तो मतलब ये बनारस के बारे में बताया। डिपिंग प्लेसेस मतलब होता है बेदिंग, मतलब वो बोलते हैं ना कि गंगा में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं, तो वही चीज़ लिखी हुई है। That sermon has been preserved and is given here। तो ये जो नीचे पूरी स्टोरी दी गई है वो sermon बताया गया है जो उन्होंने पहली रिलीजियस प्रीचिंग की थी उसके बारे में बताया। It reflects the Buddha's wisdom। अब ये जो दिखा रहा है, ये जो अभी हम एक स्टोरी पढ़ेंगे वो बुद्धा जी की विजडम के बारे में बता रहा है। अबाउट किस चीज़ के बारे में? वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। इनस्क्रूटेबल मतलब जिसको समझना बहुत मुश्किल हो, वो सफरिंग, वो पेन जिसको समझना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। सो ये स्टोरी कीसा गौतमी की है। कीसा गौतमी एक रिच फैमिली को बिलोंग करती थी और उनका एक ही बेटा था जिसकी डेथ हो गई थी। सन डाइड इन हर ग्रीफ। ग्रीफ मतलब ग्रेट सैडनेस, मतलब उसका जो पेन था, उनके बेटे की जो डेथ हो गई थी उसका जो पेन था। शी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स। तो उनको ये यकीन ही नहीं था कि उनके बेटे की डेथ हो गई है, तो वो शी कैरीड वो डेड चाइल्ड को नेबर्स के पास लेकर जाने लगी कि कोई इसको मेडिसिन दे दो, आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, फॉर हेल्प, कि कोई मेरी हेल्प करो, इस बच्चे को मेडिसिन दे दो, मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। एंड द पीपल सेड शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, द बॉय इज डेड। तो जो भी लोग उसको देखते थे वो बोलते थे अरे ये लड़की तो पागल हो गई है, इसका बच्चा मर गया और इसको पता भी नहीं है। कीसा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट। तो एक दिन वो किसी एक आदमी से मिलती है और वो उनकी रिक्वेस्ट को उस पर रिप्लाई करता है, उनको बताता है कि आई कैन नॉट गिव द मेडिसिन, मैं तो कोई मेडिसिन नहीं दे सकता, मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा सकता, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन। फिजिशियन इज लाइक अ डॉक्टर, कि वो कहते हैं कि मुझे पता है कि इसको ठीक कौन कर सकता है। तो वो खुश हो जाती है और वो बोलती है कि टेल मी सर हु इज इट, कौन मेरे बच्चे को बचा सकता है। तो द मैन रिप्लाइड गो टू साक्य मुनि। साक्य मुनि मतलब ये बुद्धा जी के लिए यूज किया गया है कि गो टू साक्य मुनि द बुद्धा, ठीक है। तो यहाँ से वो जाती हैं बुद्धा जी से मिलने के लिए। कीसा गौतमी रिपेयर्ड टू द बुद्धा। तो यहाँ पर रिपेयर्ड का मतलब है वेंट टू। तो वो बुद्धा जी के पास जाती हैं, वो मिलती हैं बुद्धा जी से और वो बोलती है लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय। क्योर मतलब ट्रीटमेंट, मतलब जो मेरे बच्चे को ठीक कर दे, मुझे वो मेडिसिन दे दो। उन्हें वो यकीन ही नहीं था कि उनके बच्चे की डेथ हो गई है, इसलिए वो इतनी ज़्यादा परेशान थी, रो रही थी, अपने ग्रीफ में पागल हो रखी थी। तो बुद्धा जी इसका क्या आंसर देते हैं? वो बोलते हैं आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स। तो वो बोलते हैं कि मुझे क्या चाहिए? मस्टर्ड सीड्स, मतलब हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स मतलब मुट्ठी भर सरसों के दाने चाहिए। एंड वेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस टू प्रोक्योर इट, तो बोल देती है कि हाँ मैं सरसों के दाने ले आऊँगी अगर मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा तो उसके बाद बुद्धा जी बोलते हैं, वो उस अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं और कहते हैं द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस। वो ऐसे घर से आनी चाहिए, ऐसे घर से लेकर आओगी वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड। तो बोलते हैं कि तुम ये सरसों के दाने लेकर तो आना, लेकिन कहाँ से? एक ऐसे घर से जहाँ पे किसी की भी डेथ ना हुई हो, ना किसी बच्चे की, ना हस्बैंड की, ना पेरेंट की, ना फ्रेंड की। तो ऐसे ही घर से लेकर आने। पुअर कीसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस। वो एक घर से दूसरे घर जाने लगी। एंड द पीपल पिटीड हर। पिटीड मतलब दया करना, फीलिंग पिटी, मतलब कि वो एकदम ऐसे दया की नजरों से देखते थे और बोलते थे हेयर इज मस्टर्ड सीड्स, ले लो, मतलब वो देने के लिए तैयार थे। पर जब वो सवाल पूछती थी कि डिड अ सन और डॉटर, क्या तुम्हारी लाइफ में कोई बेटा, कोई बेटी, किसी की डेथ हुई है इन योर फैमिली, तो दे आंसर्ड हर
Alas, the living are few but the dead are many, कि कुछ लोग ही बचे हैं, बाकी सबकी तो डेथ हो गई है. Don't remind us of our deepest griefs. तो जब वो बोलती थी कि give me seeds, वो मस्टर्ड सीड्स दे दो, तो वो देते भी थे. और जब वो देते थे और वो पूछते थे कि किसी की डेथ हुई है क्या, तो बोलते थे कि हम तो ऑलरेडी बहुत पेन में हैं, क्योंकि किसी ना किसी की डेथ तो हुई ही हुई है. And there were no house but some beloved one had died in it. और एक भी घर उनको ऐसा नहीं मिला जिसमें किसी की डेथ ना हुई हो. कीसा गौतमी became होपलेस. वो एकदम होपलेस हो जाती है कि अब मैं क्या करूं. एंड सेट डाउन एट द वे साइड. वे साइड मतलब एज ऑफ द रोड, मतलब रोड के किनारे पर. सेट ऑन अ रोड, वो एक रोड के किनारे पर बैठ जाती हैं और सोचने लग जाती हैं. वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और सिटी की लाइट्स को देखती हैं. एज दे फ्लिकर्ड अप, मतलब टिंकल करना, ठीक है, तो एकदम ऐसे ट्विंकल हो रही थी. एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और फिर बुझ रही थी. तो ब्लिंकिंग वो जो हो रही थी लाइट्स की, वो उसको देख रही थी. एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन्ड एवरीवेयर, और फिर एकदम से अंधेरा हो जाता है. तो मतलब पहले तो लाइट्स ब्लिंक कर रही थी, उसके बाद अंधेरा हो जाता है. तो उससे उन्हें एक चीज समझ में आती है. वो क्या समझ में आती है? शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन, इंसान का नसीब. फेट इज डेस्टिनी. तो मतलब इंसान का नसीब कैसा होता है कि जो उनकी, मतलब उन्हें क्या समझ में आ रहा है, उन्हें साइकिल ऑफ लाइफ समझ में आ रही है. मतलब कि अगर किसी इंसान ने जन्म लिया है, जब वो जन्म लेता है तभी उसका मरण लिखा होता है. मतलब कि जब इंसान जन्म लेता है तभी उसका ये तय हो जाता है कि उसकी डेथ होनी ही होनी है. तो वो सोचती है कि इस चीज पर रोना कैसा. मतलब शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ अ मैन दैट देयर लाइट्स फ्लिकर अप, कि ब्लिंक करती है उनकी लाइट्स, मतलब वो जीते हैं, और फिर एक्सटिंग्विश अगेन, मतलब फिर उनकी डेथ हो जाती है. एंड शी थॉट टू हर सेल्फ, और फिर वो सोचने लग जाती है. जब उन्हें ये साइकिल ऑफ लाइफ समझ में आ जाता है कि एक इंसान अगर पैदा हुआ है तो उसकी डेथ होगी ही होगी, तो फिर वो सोचती है कि आई एम सो सेल्फिश, मैं कितनी ज़्यादा सेल्फिश हूँ. क्यों? हाउ सेल्फिश एंड आई एम इन ग्रीफ, मैं अपने पेन में इतनी ज़्यादा सेल्फिश हो गई हूँ. डेथ इज कॉमन टू ऑल, मतलब कि हर किसी के घर में डेथ होती है, हर किसी का बच्चा मरता है, और मैं अपने बच्चे को लेकर इतना ज़्यादा पेन मना रही हूँ, इतना ज़्यादा दुख मना रही हूँ, मैं कितनी ज़्यादा सेल्फिश हूँ.